इसमें कोई बुनियाद नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं, इसमें कोई हकीकत नहीं। यानी आपको कहने का मतलब ये सिर्फ हवा में बोला गया है, टोटली इट्स ए टोटली मिसलीडिंग स्टेटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द कांग्रेस लीडर्स। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा कष्ट जो है इसमें कांग्रेस को है, बिकॉज कांग्रेस जानती है गुलाम नबी आज़ाद साहब के जाने के बाद कांग्रेस का रहा ही कुछ नहीं, इसीलिए वो तिलमिलाई हुई है कांग्रेस और इस किस्म के बयान देते हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि ख़ासकर एक प्रदेश के अध्यक्ष को उसको अपनी भाषा पर कंट्रोल होना चाहिए, उसको अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल होना चाहिए। हैं राजेंद्र सिंह चिप जी हैं, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, इसके साथ साथ फॉर्मर मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर के एक काफ़ी बड़े दिग्गज एक पॉलिटिशियन हैं। इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ ये कहते हैं और क्या कैसे देखते हैं फ़िलहाल ये जो स्टेटमेंट और एक प्रेस वार्ता जो है कांग्रेस की तरफ से की गई है। सर क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं? अभी हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन एक कमेटी बनाई गई और उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब को एक मेंबर बनाया गया है उसमें, और उसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई जिसमें वक़ार रसूल वानी जी ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है वो बीजेपी के एजेंट हैं, आरएसएस के एजेंट हैं, और ये चीज़ें स्पष्ट कर दी जब माननीय मोदी जी भी रोए हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के ही हैं, यही एक कारण है, और वो स्पष्ट कर दिया उन्होंने उनको मेंबर बना के। देखिए, कांग्रेस की ये बौखलाहट जो है, जो कांग्रेस की परेशानी है, ये फ्रॉम द डे वन जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस को अलविदा कहा और जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए, यहाँ के नौजवानों की भलाई के लिए, जब उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी बनाई 5 अगस्त 2019 में, जब हमारी यूटी बनी, तो यूटी बनने के बाद जो लोगों की मुश्किलातें बढ़ी, तो उन मुश्किलातों को लेकर गुलाम नबी आज़ाद जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे राज्यसभा में, तो उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से सरकार को समझाने की कोशिश करी कि आपका ये कदम ठीक नहीं है, इससे लोगों की मुसीबतें बढ़ जाएंगी, नौजवानों की मुसीबतें, किसानों की मुसीबतें, और वो लोग जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं उनके ऊपर भारी मुसीबत आएगी, ये उस समय उन्होंने कहा था जी। अब जब पार्टी बनाई तो ये जो बौखलाहट है जो आपने कहा है कि जी कांग्रेस के अध्यक्ष ने जो कहा है, ये मैं कहना चाहूँगा कि ये कोई पहली स्टेटमेंट नहीं है उनकी। ये मेरे ख्याल में जब से हमारी पार्टी बनी है तब से लेकर कई बार वो इस किस्म के बयान दे चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि वो जब भी बोलते हैं उनको ये नहीं पता चलता कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या उसको बोलना चाहिए। अब कहाँ गुलाम नबी आज़ाद साहब और कहाँ वानी, वक़ार रसूल वानी, कोई कंपैरिजन है? वक़ार रसूल वानी मेरे ख्याल में जब इस दुनिया में आए भी नहीं थे, तो तब गुलाम नबी आज़ाद साहब एक हिंदुस्तान के माने हुए नेता थे। और मैं ये कहना चाहूँगा, उन्होंने ये कहा है कि वो गुलाम नबी आज़ाद साहब मोदी जी के ट्रस्टेड एक एजेंट हैं, जो पर्सन है, उन्होंने ये लफ्ज़ यूज़ किया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब मोदी जी के नहीं, बल्कि गुलाम नबी आज़ाद साहब हिंदुस्तान के 140 करोड़ जो लोग हैं उनके ट्रस्टेड लीडर हैं, क्योंकि 50 साल में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने साबित कर दिया कि राजनीति कैसे, एक साफ राजनीति कैसी होती है, लोगों के लिए कैसे काम किया जाता है, चाहे उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो केंद्र में मंत्री रहे, चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन रहे। तो वो ट्रस्टेड हैं, तो वो हमारे देश के सभी लोगों के एक ट्रस्टेड व्यक्ति हैं, मोदी जी की बात नहीं है यहाँ। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, यहाँ तक वक़ार रसूल वानी का सवाल है, वो इतना क्यों तिलमिलाए हुए हैं? उनकी तिलमिलाहट है, उनको पता है कि यहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ना, वहाँ से उनका पता कट चुका है, और अब वो आउट ऑफ द वे गुलाम नबी आज़ाद साहब के बारे में अंट शंट बोल करके वो कांग्रेस हाईकमान को प्रभावित करना चाहते हैं, ताकि उनकी जो प्रदेश कांग्रेस की कुर्सी है वो बची रहे।
जी। क्योंकि वो कुर्सी पे खतरे में है। इसलिए उनका जो इस किस्म के बयानात, इस किस्म के स्टेटमेंट देना जो है वो ये दर्शाता है कि वो आउट ऑफ द वे कांग्रेस हाईकमान को, राहुल जी को या माननीय खड़गे जी को वो खुश करना चाहते हैं, ताकि कम से कम यहाँ वो बैठे हुए हैं वहाँ वो बैठे रहें। जी, एक और बात उन्होंने कही जिसमें उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी बनाई गई है उसमें कांग्रेस के जो एक लीडर हैं रंजन चौधरी जी, उनको इसलिए रखा गया है, वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए रखा गया है कि एक बंदा जो है वो कांग्रेस से भी हमने रखना है। बाकी जो लीडर हैं, बाकी जो मेंबर हैं वो तो सारे बीजेपी के ही हैं, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब ही हैं। इसको कैसे देखते हैं? विकार रसूल वानी को ये पहले समझ लेना चाहिए बोलने से पहले कि अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो कांग्रेस की जो लोकसभा के लोग हैं, जितने भी हैं, वो उनके लीडर हैं। तो अगर वो खाना पूरी करने के लिए रखा गया है, इसका मतलब कि कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी जी को लोकसभा में भी जो लीडर बना के रखा हुआ है वो खाना पूरी करने के लिए रखा हुआ है। तो इसलिए ये कहना कि वो खाना पूरी करने के लिए रखा गया, और वो उन्होंने ये भी इशारा किया अपने विकार रसूल वानी ने कि भाई खड़गे जी जो LOP है उनको लेना चाहिए था। जी। भाई अगर अधीर रंजन चौधरी जो आपके लीडर ऑफ द पार्टी इन लोकसभा हैं, तो जब उनको अब खाना पूरी की बात कर रहे हैं तो उन्होंने तो वहाँ से त्यागपत्र दे दिया। बिल्कुल। और आप चाहते हैं कि खड़गे जी को लेना चाहिए था। मुझे इसमें कोई लॉजिक नज़र नहीं आता। इसलिए मैं समझता हूँ कि इट्स अ स्टेटमेंट मेड बाय हिम, इट्स अ टोटल कंफ्यूज स्टेटमेंट। इसमें कोई वजन नहीं है जी। इस बात के लिए। एक और स्टेटमेंट जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, उसमें उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब अगर MP रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, तो वो सिर्फ कांग्रेस की वजह से ही रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो 50 साल राजनीतिक जीवन है, जो राजनीतिक इतिहास है उनका, उन्होंने हमेशा सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। चाहे वो यूथ कांग्रेस में थे, चाहे वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में थे, चाहे वो देश में केंद्र में मंत्री रहे या मुख्यमंत्री रहे। तो ये कहना कि उनको कांग्रेस ने बनाया है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस ने उनको बनाया तो गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए अब कांग्रेस को इतनी परेशानी हो रही है, तो अगर कांग्रेस के पास ऐसा कोई जादू की छड़ी है तो किसी दूसरे शख्स को बना लें, दूसरा आदमी पिकअप करें, उसको बनाएं लीडर इस लेवल का। तो ये गुलाम नबी आज़ाद साहब की क्षमता थी, ये गुलाम नबी आज़ाद साहब की योग्यता, उनका काम करने का तरीका, उनकी ईमानदारी, उनकी कमिटमेंट देश के प्रति, लोगों के प्रति, पार्टी के प्रति। तो अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ पहुँचे हैं तो वो अपनी क्षमता और अपनी काबिलियत और योग्यता के बुनियाद पर पहुँचेंगे। कोई उसको कांग्रेस ने नहीं बनाया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जिस पद पर वह रहे उन्होंने हमेशा कांग्रेस को आगे बढ़ाया। जिस स्टेट में वो जनरल सेक्रेटरी रहे, वो स्टेट में कांग्रेस वहाँ से जीत के आई। ये गुलाम नबी आज़ाद साहब की कंट्रीब्यूशन थी। तो ये कहना कि भाई कांग्रेस ने बनाया, मैं कहूँगा कि बल्कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने यहाँ जहाँ भी उसको काम दिया गया उन्होंने कांग्रेस को बनाया, ये नहीं कि कांग्रेस ने गुलाम नबी आज़ाद साहब को बनाया। जी सर, वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो कमेटी बनाई गई है, जहाँ ये शुरुआत जो हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? जहाँ इलेक्शन का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये एक भारत के इलेक्टोरल सिस्टम में सुधार लाने का एक कदम है जी। रिफॉर्म्स। तो मैं समझता हूँ कि देखिए 67 तक तो एक ही बार इलेक्शन होती थी जी। हमने देखा इस देश में। तो उस इलेक्शन में जब एक ही बार इलेक्शन हो तो उस पर खर्चा भी कम होता है, उस पर जो हर साल, हर 6 महीने में, हर 9 महीने में, हर 3 महीने में एक प्रदेश में इलेक्शन आ जाती है, तो उससे सरकार की जो कार्यशैली जो है, सारे का जो सरकार का जो काम करने का तरीका है वो प्रभावित होता है एडवर्सली, नेगेटिव तरीके से। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो सोच है, ये सोच एक अच्छी सोच है और
इससे पहले कि मैं कहूँ कि इससे में अच्छी सोच है, मैं कहूँगा कि इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने, जब भारत सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही फैसला होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन का फैसला देश में लागू होगा या नहीं होगा। तो इस समय जब कमेटी बनी है तो इसमें कोई तिल मिलाने की बात नहीं है, किसी को परेशानी की बात नहीं है। बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने अच्छे लोगों को उस कमेटी में रखा है जो लीजेंडरी फिगर्स हैं देश में, अलग अलग शोबों में, चाहे वो लीगल लुमिनरी हैं, चाहे ऐसे लोग हैं जिनको लोकसभा राज्यसभा का काम करने का तरीका आता है, जिन्होंने 50-50 साल काम किया है, जहाँ एक जो सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स हैं। तो ऑब्वियसली कमेटी सारे एस्पेक्ट को देखेगी कि क्या इससे जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है देश का, जो है इलेक्शन करवाने का देश में, उसका इससे लाभ होगा या नहीं होगा। तो जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी, सामने आ जाएगी, और उसके बाद सरकार इस पर फैसला करेगी। जी सर, समय बहुत कम है, एक सवाल और लूँगा मैं आपसे लास्ट में। एक और स्टेटमेंट जो है वाका रसूल वानी जी ने कहा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के अंदर वापस जो लोग आए हैं, डीपीएपी के 60% लोग हैं जो डीपीएपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, और वो कांग्रेस इसलिए छोड़ के डीपीएपी में गए थे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वो सर्कुलर हैं, लेकिन अभी वो सेकुलर नहीं रहे, तो इसलिए वो डीपीएपी छोड़ के वापस कांग्रेस में आए हैं, और डीपीएपी का 60% लोग हैं वो। बेबुनियाद और बेहुदा स्टेटमेंट है ये। डीपीएपी से जो 2-3 लोग गए, उनको पार्टी ने उनकी गतिविधियों को देख करके, जो पार्टी के विरुद्ध थी, उनको पार्टी से निकाला। उसके बाद में अगर कुछ लोग उनके पास गए हैं तो कुछ पैंथर्स पार्टी से गए, कुछ शाम आदमी पार्टी से गए, कुछ दूसरी जमातों से गए। तो ये इस किस्म के बयान देना कि भाई 60% लोग गए हैं। फिर दूसरी बात, जब भी इन्होंने जो दिल्ली में ज्वाइनिंग हुई या यहाँ ज्वाइनिंग होती है, अगर एक बंदा आगे होता है तो 10 लोग चुन्नू मुन्नू साथ में लगा देते हैं, तो उसका नंबर कहते हैं जी उस 40%, 50%, 60%। इसमें कोई बुनियाद नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं, इसमें कोई हकीकत नहीं। यानी आपको कहने का मतलब ये सिर्फ हवा में बोला गया है। इट्स ए टोटली मिसलीडिंग स्टेटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द कांग्रेस लीडर्स। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा कष्ट जो है इसमें कांग्रेस को है, बिकॉज कांग्रेस जानती है गुलाम नबी आज़ाद साहब के जाने के बाद कांग्रेस का रहा ही कुछ नहीं, इसीलिए वो तिल बनाई हुई है कांग्रेस, और इस किस्म के बयान देते हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि ख़ासकर एक प्रदेश के अध्यक्ष को, उसको अपनी भाषा पर कंट्रोल होना चाहिए, उसको अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल होना चाहिए। इफ़ ही फील्स दैट ही इज़ ए लीडिंग फिगर ऑफ द पार्टी इन द स्टेट और इन द यूटी, he should understand what he is talking and what he is not talking. एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ, गुलाम नबी आज़ाद साहब को वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में शामिल करना, मैं समझता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारी रियासत से हमारे लीडर, महबूब लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब, जो एक रीजनल पार्टी को हेड कर रहे हैं, उनको उस कमेटी में रखा गया, जिस कमेटी ने भारत की आने वाले समय की जो इलेक्शंस हैं उनका खाका डिसाइड करने में उनका रोल है कि कैसे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत खुशी की बात है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो जम्मू कश्मीर के एक चहेते लीडर हैं, उनको उसमें रखा गया, जो एक हाईएस्ट कमेटी है जो डिसाइड करेगी कि अगर भारत में जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने हैं उसमें क्या क्या करना चाहिए, और इसमें जम्मू कश्मीर का एक हमारा लीडर जो है वो भी उसका एक मेंबर है। ये बड़ी खुशी की बात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो फिलहाल खास बातचीत में हमारे साथ आरएसएफ फॉर्मर मिनिस्टर और डीपीएपी के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो कमेटी बनाई गई है उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब को एज अ मेंबर जो है वो अपॉइंट किया गया है, और उसी को लेकर सियासी जमातें जो हैं वो कहीं ना कहीं तिलमिलाए हुए नज़र आ रही हैं, और जिसमें कई सारी स्टेटमेंट खास जो अभी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई हैं गुलाम नबी आज़ाद को लेकर वाका रसूल
गिलानी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर यूटी के, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं उन पर हमने चर्चा की। फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।